अभ्यास ठीक चल रहा है। बहुत दिनों के बाद सुकून महसूस कर रहा हूं। ना शत्रु का भय, ना विदेशी राज्यों का आक्रमण, चारों तरफ शांति ही शांति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खतरा नहीं है। हमें अहोम से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ युवराज, महाराज भी इस समय राजधानी में नहीं है, अतः हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। युवराज, दुश्मनों को महाराज की अनुपस्थिति के बारे में पता हो, वे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। नहीं नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं। महाराज से बराबर संपर्क में। वैसे तो आप लोग जानते हैं महाराज इस समय शनि की दशा से मुक्ति हेतु वाउसी में। मैं जल्द ही महाराज से मिलने के लिए जाऊंगा, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है अन्य सभी जानकारियां मुझे दे ताकि महाराज को सूचित कर सकूं। गंगापुर कामरूप के उत्तर के सभी क्षेत्रों की लगाम वसूल ली गई है। दक्षिण दिशा में कुछ कठिनाइयां हैं। बाढ़ के कारण वहां की लोगों की पीड़ा कम नहीं हुई है। पूर्व और पश्चिम की लगाम नियमित है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी जल्द ही एकत्र कर ली जाएगी। देखिए मंत्री जी, राज्यों के लगानों से ही हमारा राजकोष मजबूत होता है। राजकोष मजबूत हो तभी राज्य का विकास और प्रजा की भलाई के लिए धन खर्च करना संभव होता है। जी हाँ सेनापति जी, आप अपनी सेना के बारे में बताइए। हाँ सेनापति। युवराज, आपके आदेश अनुसार सेना का पुनर्गठन किया गया है। 4 मजबूत योद्धाओं का एक समूह बनाया गया है। चाकू, बरसा, तीर, धनुष आदि से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हैं हमारा देश जंगलों से भरा है, इसीलिए युद्ध के लिए जाते समय हमें जंगलों में से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए आवागमन के साथ सामान ले जाने के लिए हाथी और घोड़े की आवश्यकता होती है। खुदा से बड़ी संख्या में घोड़ों की आयात कर घुड़सवार सेना गठन किया गया है महाराज। और हमारे पहाड़ी कबीले हमें हाथी देते आए हैं। अनगिनत हाथियों के साथ हमारी हाथी सेना अत्यंत मजबूत है। और नौसेना की क्या स्थिति है? युवराज, आपके आदेश अनुसार नौसेना के लिए बलुआ की नियुक्ति कर नौसेना का दायित्व दिया गया है। आग्नेयास्त्रों का? महाराज ने आपके भाई बेचा को आग्नेयास्त्रों का दायित्व दिया है। उन्होंने तोपे, गोला बारूद आदि बना ली थी। बहुत बढ़िया। मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। आप लोगों के द्वारा नियुक्त किए गए हर एक अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं महाराज को सब कुछ अवगत करूंगा। युवराज, हमारी पश्चिमी सीमा पर कुछ गांव में महामारी का प्रकोप आया है। कुछ गांव भी तबाह हो गए, परंतु इसके बारे में महाराज को बताने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक चिंतित होंगे। अब महामारी की क्या स्थिति है? कुछ कम हुई है या? जी हाँ युवराज, कुछ कम हुई है। ठीक है, तो पाटगांव से जाने का तैयारी शुरू कीजिए। बस आप लोगों से यही निवेदन है, इस समय कठिन निर्णय लाभ न करें, ताकि प्रजा की खास शिकायत ना होने की स्थिति में हमारे आगमन की प्रतीक्षा करें। अति सुंदर कमला। दादाजी, ये तो अभी की रचना है। मैं तो अभी की वजह से गा सकती हूँ। रचना भले ही मेरी हो, पर तुमने साधना की, इसीलिए गा सकी हो। राम राय, दादाजी, आपसे कुछ बात करनी थी।
कमला, लक्ष्मी, हम थोड़ी देर से रियाज करेंगे। अभी तुम लोग जाओ। जी दादाजी। हाँ दादाजी। अभी बोलो रामराज। चाचा जी, मैं बड़ी दुविधा में पड़ के आपसे सलाह लेने आया हूँ। अवश्य बताओ। कमलापुर के युवराज शुक्लध्वज ने एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? चाचा जी, वो हमारी कमला प्रिया से शादी करना चाहते हैं। शुक्लध्वज अर्थात संग्राम सिंह युवराज, इसमें आपत्ति क्या है रामराय? चाचा जी, और कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी पहले से ही 2 पत्नियां हैं, इसीलिए हमें आपत्ति है। आपत्ति स्वाभाविक है, पर कमला की ओर से कोई आपत्ति है क्या? नहीं चाचा जी, उसका कुछ नहीं कहना है, आपत्ति तो हमारी ओर से। तो सुनो रामराय, मैं उनके बारे में बताता हूँ। कोच कामरूप के एक प्राचीन संप्रदाय मधुवंशी मैस या कचारी जाति से उनका उद्भव हुआ है। चितारी वंश के राजा के कमजोर शासन के कारण जगह जगह पर 12 मुनियों का शासन शुरू हो गया। उस समय एक छोटा सा राज्य चला रहे थे हाजो नामक कोच या मैस राजवंशी राजा। उनके 2 पुत्र हीरा और जीवा। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह हरिया मंदिर से कराया। हरिया के भी 2 संतान, विशु और शिशु। विशु बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली हो, उसने भूयाओं का राज्य को अपने नाना के राज्य में शामिल कराया। उसका राज्य बड़ा नदी से लेकर गटुबा नदी तक फैला। फिर चाचा जी, फिर यीशु ने अपना हिंदू धर्म स्वीकार करके अपना नाम ईश्वर सिंह रख दिया और उनके ये संतान शुक्लध्वज और नरनारायण। रही बात बहु विवाह, तो हमारे समाज में शक्तिशाली व्यक्ति या राजा बहु विवाह तो करते ही है। रही बात जन्म, विवाह, मृत्यु, ये सब कुछ तो ईश्वर की लीला है। परंतु चाचा जी, नहीं रामराय, हम उनके राज्य में हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी क्या था? उनके राज परिवार का सदस्य अगर हमारा दामाद बनेगा तो इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो? ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात पे पूर्ण सहमति देते हैं।
भी मत हो। एक नारी के लिए पति का घर भी अपना घर होता है। तुम्हारे पति तो एक महावीर है। उनके जैसे एक औरत के पीछे पत्नी बनना तो सौभाग्य की बात है सखी। मुझे पता है लक्ष्मी, वो एक सज्जन एवं ज्ञानी पुरुष है और वो मुझे हमेशा सुखी भी रखे। लेकिन सखी, लेकिन क्या सखी, लेकिन मुझे यही डर है कि उनका राज्य का सीमा विस्तार का जो इतना अभिलाषा है, मैं उसे ही लेकर चिंतित रहती हूँ लक्ष्मी। देखो सखी, ये क्षत्रिय धर्म है, राज धर्म। ये लोग अपनी राज्य की सीमा का विस्तार करेंगे। एक वीर कभी युद्ध से नहीं लड़ते। एक स्त्री के मन की बात सुनकर वे लोग अपना राज्य विस्तार नहीं कर सकते सखी। तुम्हारा कथन सही है लक्ष्मी। मेरे मन की यही शंका है कि कदाचित अगर वो युद्ध में पराजित हो गए तो? अरे सखी, युद्ध में हार जीत रहती है लक्ष्मी। तुम अनाह की चिंता कर रही हो। ये तो एक महावीर है, इसलिए चिंता को ना करो लक्ष्मी। बचपन से ही दादाजी से हमने हर एक जीव से सिर्फ प्रेम करना ही सीखा है। हर जीव में तो नारायण का निवास होता है। पर पति का धर्म मोड़कर दोनों ही हमारी सोच से बहुत अलग है लक्ष्मी। उनके अनुसार तो शत्रु ही है। अभी बचपन से सीखी हुई अपनी सोच को बदल एक नई सोच को कैसे सीखा करो लक्ष्मी, बोलो। पति ही परम गुरु होते हैं सखी। अंधतः पति के धर्म का ही तुम पालन करो। पर दादाजी की सीख को अपने हृदय में संजोग कर रखो। एक नारी के नाते, एक वैष्णव के नाते तुम अपना धर्म का पालन अवश्य करो। लेकिन स्वामी के कर्तव्य में कोई बाधा मत देना सखी। तुम सही कह रही हो लक्ष्मी। पता है सखी, ससुराल जाने से पहले सभी एक्सरसाइज चिल्लाई सरकार को नहीं पड़े। समय पर सब ठीक हो जाएगा। अरे सखी, चलो चलते हैं, चलो। अरे चलो सखी। यद्यपि आप राजधानी में नहीं थे, फिर भी हम आपकी उपस्थिति महसूस करते थे। मैंने तो आपके नाम से ही रास्ता चला रहा था। अब राज्य की स्थिति है, हर तरफ से संपूर्ण सुरक्षित। मेरी इच्छा है कि ऐसे समय पर हम अपने पिता के सपने को पूरा करें। जी महाराज। महाराज, दिवंगत महाराज का क्या सपना था? अहोम साम्राज्य जीतना। हमारे पिता का सपना था अहोम साम्राज्य जीतना। वे उसे साकार नहीं कर सके और इसके जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दी। तो हमें लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए ज्येष्ठ। अवश्य। इसके अलावा हमारे भाइयों राम सिंह, दीप सिंह और हेमधर को अहोम सेना ने कलियाबर की साला में सीमा पर पहरा देते समय मार डाला था। उस समय परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, इसलिए हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। लेकिन अब हमें उसका भी बदला लेना चाहिए। निश्चित रूप से हमें बदला लेना ही चाहिए ज्येष्ठ। लेकिन महाराज, उससे पहले हमें अपनी शक्ति का आकलन करना होगा
और शत्रु के बल का भी। सही कहा महोदय। संग्राम सिंह अपना शक्ति का आकलन करे, जो आवश्यक हो उसे पूरी करे। गुप्तचरों को अहोम राज्य भेजा जाए, मुझे सारी जानकारी चाहिए अविलंब। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। शुभ घड़ी देखकर युग की यात्रा की जाएगी। उससे पहले शंकर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया जाए। ये तो मेरा कर्तव्य है ज्येष्ठ। युवराज, गुरुदेव के चमत्कार के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। चमत्कार? महाराज ने सभी पंडितों से भागवत की सार को एक अत्यंत ही लघु पुस्तिका के रूप में रचने की आग्रह किया। आपको जानकर खुशी होगी, एकमात्र गुरुदेव ने ही इस कार्य को एक रात के भीतर गोमाला नामक पुस्तिका रचकर संपन्न कर दिखाया। मंत्री जी, गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे अब कहाँ हैं? वो अभी वैष्णव धर्म के प्रसार में व्यस्त है तथा उन्होंने राज्य के कुंकुलों द्वारा वृंदावन वस्त्र तैयार करवाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सचित्र वर्णन है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे शंकरदेव जैसे महान गुरु का शिष्य होने का अवसर मिला है। हाँ सर। मंत्री जी, गुरुदेव को हमारे आगमन की सूचना दी जाए तथा हमारे चलने की तैयारी की जाए। तो आज्ञा महाराज। क्या तुम जानती हो मैंने तुमसे विवाह करने का असली कारण क्या है? असली कारण? नहीं, हमें नहीं पता। तुम्हारी ये मधुर आवाज। मैंने तुम्हारे गीत सुने, फिर मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी एकत्र की। तब मैंने जाना कि तुम शंकरदेव की पोती राम राय की पुत्री तथा भूया वंश की बेटी हो। मैंने ये भी जाना कि तुम लोग पहले आहूम राज्य के रहने वाले। जी स्वामी, हम लोग आहूम राज्य के ही रहने वाले थे, लेकिन वहाँ के राजाओं के द्वारा की गई इतने अत्याचारों के बाद हमें कोच राज्यों में शरण लेनी पड़ी। मुझे पता है, हमें शंकरदेव की विद्वता और उनका विशाल व्यक्तित्व के बारे में पता है। हम उनका सम्मान करते हैं। स्वामी, उनके अनेक शिष्य है, चाहने वाले भी बहुत है। वो आपके राज्य में बहुत खुश है एवं दादाजी अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। प्रिया, बहुत जल्द हम नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं।
कैसा कार्य स्वामी? मैं बहुत खुश हूं। शनि की दशा की समाप्ति के बाद बड़े भाई राजधानी लौट आए। वैसे तो हम दोनों मिलकर राजकाज चलाते हैं, लेकिन बड़े भाई की अनुपस्थिति में मुझे अकेले ही राजकाज चलाना पड़ रहा था। अब हम दोनों भाई मिलकर राज्य की सीमा विस्तार का कार्य शुरू करेंगे। स्वामी, हमें धर्म, राज्य, ऐश्वर्य आदि का कोई मोह नहीं। हमें तो सिर्फ आपकी शौर्य और पराक्रम की उन्नति की ही आवश्यकता है। हम शांति से रहे स्वामी, बस यही चाहते हैं। भैया देखो, एक राजा कभी भी प्रजा की तरह नहीं हो सकता। एक राजा को हमेशा खुद को शक्तिशाली रूप में प्रतिष्ठित करना होता है। इसलिए अपने राज्य की रक्षा के साथ दूसरों के राज्य पर आक्रमण भी करना पड़ता है। यही राजा का धर्म है। लेकिन स्वामी, इसमें तो बहुत खतरा भी है। खतरा हर जगह है प्रिया। घर से निकलने पर लोग बाबू के हाथ में मारे जा सकते हैं, तो क्या लोग घर से निकलना छोड़ देंगे? नहीं ना। जैसे हर किसी का कर्म अलग अलग, वैसे ही धर्म भी अलग अलग है। हमें राजधर्म का पालन करना होगा, क्योंकि हमारे अंदर राजा का खून है। लेकिन दादाजी के साथ रहते तो हमने बचपन से ही हर लोगों से सिर्फ प्रेम करना सीखा है स्वामी। हिंसा और द्वेष से भावों को त्यागना ही सीखा है। प्रभु के शरणों पर सर रखकर सही और गलत का फैसला करना भी सीखा है। हम जानते हैं तुम्हारे दादाजी एक बड़े विद्वान, रचनाकार, धर्मगुरु है। इसीलिए तो मैंने उनसे दीक्षा लेने का विचार किया है। स्वामी, ये तो बहुत आनंद का विषय है। प्रिया, हम दोनों भाई जब वाराणसी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान पिताजी का देहांत हो गया। शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। आनंद फानंद में ये राज्य का भार संभालना पड़ा। तो भी शांति से नहीं। राज्य हड़पने के लिए आए हुए शत्रुओं को नाश कर। इसलिए मुझे अब भी लगता है मुझे कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। मैं बहुत खुश हूँ स्वामी। दादाजी से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। मुझे भी वही उम्मीद है प्रिया। सेना हाथी और घोड़ों के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हम बहुत चिंतित हैं। महाराज नरनारायण का भाई शुक्लध्वज स्वयं सेनापति बनकर हमें आक्रमण करने आ रहा है। शुक्लध्वज तो एक महान वीर है, लेकिन हमाहू भी कोई कम नहीं। अतः हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। स्वर्गदेव, सबसे पहले हमें जल्द से जल्द एक सेनापति की नियुक्ति करनी होगी। एक पल के लिए सोचिए जी, संधि का प्रस्ताव मानकर हमें उन लोगों के साथ मित्रता करना सही है या युद्ध करना? स्वर्गदेव, हम अहोम हैं, असम के एक महान वंश से हम। अगर हम कोच कामरूप और कमताओं के सामने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दें, तो क्या लोग हमें शक्ति ही नहीं समझेंगे? युद्ध में हार जीत होता है स्वर्गदेव, अतः हमें लड़ाई करना ही उचित होगी। आप किसे सेनापति के लिए उपयुक्त समझते हैं? सेनापति के लिए हम आर्थिक की नियुक्ति उचित समझते हैं। आर्थिक एक महान वीर है, उसे प्रधान सेनापति बनाकर साथ में एका फुकन, हिंजा फुकन और सह सेनापति का भी नियुक्ति करके सभी को भेजी जानी चाहिए। उचित कहा आपने। युद्ध अगर करना ही है तो खारगनिया फुकन, राव वैसा फुकन और बाकी सभी को जिम्मेदारियां दे दी जाए। समय बहुत कम है रघुरा जी, हम फिर से सालानी किले की मरम्मत नहीं कर पाए। ऐसे भी क्या किया जाए? स्वर्गदेव, आप चिंतित मत होइए। आज ही सभी को जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। नौसेना को नौ वैसा फुकन की जिम्मेदारियां दे दी जाएगी।
कर्मशाली, सहायक, तीरंदाज सभी को जिम्मेदारियां आज ही दे दी जाएगी। और सालाकी किले की मरम्मत के लिए एक बड़वा के साथ कुछ सैनिक आज ही भेज दिया जाएगा सौकर्य। किसी भी तरह हमें अपनी राज्य की रक्षा करनी है। पूरा तो है जी, कार्य तो आगे बढ़ाया जाए। शेषी आपके आज्ञा सौकर्य। अहोम राज्य को जीतना हमारे पिताजी का सपना था, इसीलिए इतनी दूर अहोम राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं। इसका मतलब हमें जीतना ही है। युवराज, हमारी नौसेना कहां तक आगे बढ़ी? नौसेना हमसे कुछ क्रोस आगे नदी के रास्ते पर है युवराज। एक बात याद रखिएगा सेनापति, युद्ध में नौसेना ही मुख्य सेना होती है। नौसेना को पराजित करने से युद्ध जीतना आसान हो जाता है। भाई कमल को नौसेना का दायित्व दिया गया है, वो एक अच्छे योद्धा भी है युवराज। बहुत बढ़िया। हम लोग ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर जिस रास्ते से सेना के साथ आए हैं, उसी ने बनवाया, उसके काम बहुत अच्छे हैं। युवराज, छोटे राज्य के राजाओं ने हमारी ताकत के आगे घुटने टेक दिए। जानता हूं, फिर भी हमें युद्ध काल के लिए भोजन एकत्रित किया जाना चाहिए। उसकी भी व्यवस्था की गई है युवराज। अब हम गुप्तचरों के संवादों को जानना चाहते हैं। जी युवराज। युवराज की जय हो। क्या संवाद है? युवराज, अहोम सेना आक्रमण के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारे सैनिकों की आगे बढ़ने की खबर सुनते ही उनमें खलबली मच गई है। आनंद फानंद में सारी तैयारी कर रहे हैं। उनका सेनापति कौन है? पानी फुकन को सेनापति नियुक्त किया गया है। अन्य धिरिया फुकन भी है। अच्छा, पानी फूकन। सेनापति जी, युवराज, पानी फूकन यानी नौ युद्ध में दक्षिण में हुए, इसलिए हमारी नौसेना को सावधान रहने की आवश्यकता है। जी युवराज। और बताओ। युद्ध के तोपे बड़ा बारूद उनके पास ज्यादा नहीं है। आज तो बहुत है, लेकिन थोड़े कम है। सिपाही इतना तीरंदाज कितने होंगे ये कहना भी मुश्किल है। ठीक है, अब जा सकते हैं। सेनापति जी, हम अहम को ब्रह्मपुत्र के रास्ते से शिकार। युवराज की जय हो। कमल, युवराज, युद्ध की सूचना मिलने के बाद भी इतना विलंब क्यों? युवराज, विलंब के लिए समाप्रार्थी आपके और महाराज के आदेश का पालन करते हुए मां कामाख्या मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में व्यस्त था, इसलिए थोड़ी विलंब हो गई। उत्तम। सुनो युवराज। सेनापति जी, हम अहम को ब्रह्मपुत्र के रास्ते से शिकस्त देंगे। युवराज। नौयुद्ध ही मुख्य युद्ध होगा। अगर हम उन्हें नौयुद्ध में पराजित कर देते हैं तो जीत हमारी होगी। हमारी सैनिकों का पहला बड़ा होगा नारायणपुर किला, उसके बाद आगे के बारे में सोचा जाएगा। जैसी आपकी इच्छा युवराज। सेनापति जी, युद्ध की पहली आवश्यकता है शत्रु की शक्ति और कमजोरियों को जानना, फिर बनती है युद्ध की योजना। युवराज, दुश्मनों के पास अश्वशक्ति कम है, हमारे पास ज्यादा, क्योंकि हम भूटान से आसानी से थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण समर सेना को तैयार करो। हाथी का दल पीछे चलेगा, इसी बीच नौसेना आगे बढ़ेगी और हमला करके राजधानी पर कब्जा कर लेगा। जैसी आपकी इच्छा युवराज।
प्रधान सेनापति की जय हो। युद्ध अचानक शुरू हुआ। कभी नहीं सोचा था कि कोच इस तरह से हमला करेंगे। जब वे ब्रह्मपुत्र के किनारे सड़क बना रहे थे तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि उनकी बहुत बड़ी चाल है। सही है, लेकिन सही है, लेकिन अब जैसे भी हुआ हमें दुश्मनों को रोकना है और इस देश को बचाना है। कोच एक बार हमसे हार चुकी है। आज से कुछ साल पहले जब वो आहूम गांव को लूट रहे थे तभी आहूम से भिड़ंत हुई और वो हार के भाग खड़े हुए थे। सभी को सलाह के किले में रखा गया है। उनके सैनिक क्यों वहां तैनात थे? पहले हमला कौन करेगा ये मायने रखता है। हमारे नौसेना पूरी तरह से तैयार है। अगर युद्ध होगा तो नौ युद्ध ही होगा। लेकिन कोच की नौसेना बहुत मजबूत है। मुझे पता है हमारी नौसेना भी कमजोर नहीं है। जैसे भी हो हमें कोच को हराना है। सुनिए सेनापति जी, पहले हमला हम नहीं करेंगे, हमला उन्हें करने दीजिए। नौ युद्ध होना बेहतर है क्योंकि उनकी घुड़सवार सेना और तोपों के सामने हम जीत नहीं पाएंगे। सुनो, आक्रमण हम करें या ना करें, युद्ध तो होगा ही। उनके पास तोपे गोला बारूद है तो हमारे पास भी है। जैसे भी हो हमें कोच को हराना है। ठीक है, हम अपने जासूसों से उनकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। स्वर्णदेव को युद्ध की गतिविधियों के बारे में पता है। स्वर्णदेव बहुत खुशी क्योंकि उन्हें इस तरह के हमले का अंदाजा नहीं था। शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी हमें स्वर्णदेव ने दी है। इस जिम्मेदारी को हमें अच्छी तरह निभाना चाहिए। जैसे भी हो हमें शत्रु का नाश करना ही होगा। सही है, हमें हर हाल में जीतना होगा। याहुओं के सम्मान की बात है। हाँ, सेनापति की जय हो। लेकर जी क्या खबर है? सेनापति जी, मैं एक खास बात कहने आया हूं। ठीक है, बताओ। कोच जिस तरह से युद्ध जीत रहे हैं, हम खतरे में। हमें एक तरकीब अपनाना चाहिए। तरकीब? कैसे तरकीब? हाँ, तरकीब। हमें कोच चला को युद्ध लड़ने से रोकना, फिर अचानक आक्रमण कर किले को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन उन्हें लड़ने से रोकना कैसे संभव होगा? हमारे पास चिड़ियों को पहना कर और गायों पर बिठा कर उनके सामने छोड़ देना। उससे क्या होगा? गाय और ब्राह्मणों की हत्या की तरह से शरीर नहीं रहेगा। फिर हम जाकर आक्रमण करेंगे। ये अनुचित होगा। युद्ध में न्याय ने किया, युद्ध तो युद्ध होता है। ये गलत है, गलत है। रुको। सेनापति जी, ये तरकीब पूरी नहीं है। ठीक है, अगर सभी को लगता है कि ये तरकीब अच्छी है और इससे कोच को हराया जा सकता है तो चलिए आजमाते हैं। चलो मेरा सुगम्बा, इतना बड़ा षड्यंत्र, ऐसी घिनौनी साजिश हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। सेना तैयार करो, अभी क्या भी। युवराज, आप क्रोधित मत होइए। क्रोधित होने पर आप कुछ भी करते हैं तो कोच सेना को नुकसान पहुंचेगा। शत्रु षड्यंत्र करेंगे या फिर वे भी चाहते हैं कि क्रोध में आकर आप उन पर आक्रमण करें। उन लोगों ने सैनिकों को गायों की पीठ पर बिठाकर युद्ध के लिए भेजा है।
मैं नहीं चाहता मेरे या हमारे सैनिकों के हाथों गायों का वध हो, इसीलिए मैंने हमारे सैनिकों को वापस ले आया। लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे सैनिकों को मारा है। अब मैं अहोम को अधीन करके ही दम लूंगा। युवराज, युवराज एक काम करते हैं। कैसा काम? हम नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, नौसेना के साथ उनका युद्ध हो, अगर जीत गए तो लखनऊ पर कब्जा कर देंगे और इधर आप थल मार्ग से सेना के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, तुम्हारा विचार बुरा नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए। नौसेना को आगे बढ़ने और लखनऊ पर कब्जा करने के लिए कहा जाए। हम स्थल मार्ग से आगे बढ़ेंगे। युवराज की जय हो। क्या संवाद है? अहोम हमारे किले पर रात में अचानक हमला करेंगे। उन्होंने मवेशियों की पीठ पर अपने सैनिकों को बैठाकर हमारे सैनिकों को निरस्त्र कर दिया। युवराज, ये उनकी चाल है। जाओ। जो गए युवराज। सेनापति, नौसेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दो। सेना तैयार करो आगे कभी। आज रात ये हमको सबक सिखाएंगे और दिखा देंगे ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं। आखिर हम अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर ही लिया। अफसोस, राजा को नहीं पकड़ सके, वे नामरूप भाग गए। लेकिन हमने अहोम सेना को पराजित कर उनकी राजधानी पर अपना अधिकार जमा लिया है। युवराज, यह समाचार महाराज नरनारायण को भेजा जा चुका है। वो अत्यंत खुश है। उन्होंने ये संदेशा भी भेजा है कि निकटवर्ती कसाई राज्य से अन्य राज्य को जीतकर ही वापस आना। महाराज की आज्ञा से रातों पर जब हमने अहोम राज्य पर विजय प्राप्त कर ही लिया है, अब कछारी राज्य पर आक्रमण करेंगे। सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाएगी युवराज। जी। युवराज की जय हो। क्या संवाद है? अहोम रघुवर हमारे युवराज से मिलने की अनुमति मांगी है। ठीक है, जाओ उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आओ। जो है युवराज। परंतु युवराज को हमारा अभिवादन स्वीकार हो। आइए बरबा जी, आइए, बताइए युवराज, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपने तो हमारा सारा राज्य जीत ही लिया। अब ये पूरी राज्य आपकी है। हमारे स्वर्गदेव तो नामरूप के पहाड़ों पर जाके डेरा डाले हुए हैं। हमारे सेनापति और सिपाही भी राज्य से बहुत दूर चले गए हैं। ये सब युवराज को पता है। जी हाँ महोदय, इसीलिए हमारे स्वर्गदेव ने आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? संधि प्रस्ताव युवराज, संधि प्रस्ताव। हमारे स्वर्गदेव आप लोगों के राजा नरनारायण से मित्रवत रहना चाहते हैं। देखिए, हमारे महाराज को पड़ोसी
पड़ोसी राज्यों के साथ सद्भाव से रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अकारण ही हम राज्य को नहीं जीता है। हमने बहुत से लोग और चीजों को खोया है। उसका क्या? हमारे स्वर्गीय इस क्षति के लिए सारा क्षतिपूरण देने को तैयार है। देखिए, महाराज नरनारायण के राज्य के अधीन रहेंगे तो हमें वार्षिक लगान देनी होगी। हमें सब कुछ मंजूर है युवराज। ठीक है, ये संदेश हम महाराज को भेजेंगे। यदि वो राजी हो गए तो संधि होगी, लेकिन हमें धन, सोना, हाथी, घोड़े और ये राज्य का कुछ भाग जैसा हम चाहे देना हो। संधि करके राज्य आपके राजा को सौंपेंगे। युवराज, आपको जो सही है सब कुछ मिलेगा। आप बस हमें हमारा राज्य लौटा दीजिए। ठीक है, महाराज की आज्ञा से आपको अवगत कराया जाएगा। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज। तो उन लोगों ने 1000 सोने की मोहरें, 2000 चांदी की मोहरें, 7 हाथी और 20 घोड़ों की मांग की है। हमें ये देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या स्वर्गीय? वे हमारे अधिकारियों के चारों बेटों को उनके राज्य पर खड़ा कर दे जाते हैं। वे इसलिए ये करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हम कोई साम्राज्य पर आक्रमण करें। अब करो का भुगतान भी चाहिए। स्वर्गीय, ये एक अपमानजनक बात है। मतलब हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो युद्ध हार चुके हैं। अब अगर हम उनके बात नहीं मानेंगे तो वे किसी अपने को राजा बनाकर हमारे राज्य पर शासन करेंगे। तब तो खतरा और बढ़ जाएगा स्वर्गीय। हमारे अधिकारियों को भी अपने बेटों को उधार रखने में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ लेकिन मैं एक पराजित और भागा हुआ राजा, बत्ती बनकर शत्रु रंग चले रहता तो भी कोई बात न थी। अब मुझे अधिकारियों के बेटे को गिरवी रखकर राजा बनना पड़ेगा। मेरे पास इसका एक सुझाव है। हाँ, कैसा सुझाव? भूल चूक क्षमा कीजिएगा। आपकी एक पुत्री की विवाह अगर महाराज नरनारायण के साथ कर दी जाए तो सांप भी मरेगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। हमारे अधिकारियों को भी अपने बेटे को उधार रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और हम अगर कर देने वाले राज्य बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं शासन हमारे हाथ में ही रहेगा। ये सही रहेगा बुरा जी। आप प्रस्ताव भेजिए। आप प्रस्ताव भेजिए कि मैं अपनी पुत्री की विवाह महाराज नरनारायण से करना चाहता हूँ। मैं अपने पुत्री को दहेज और दासियों के साथ विदा करता हूँ। वे बस इसे स्वीकार करेंगे। अवश्य करेंगे स्वर्गदेव, अवश्य करेंगे। युवराज एक के बाद एक युद्ध जीतते ही जा रहे हैं। चंद्य पहाड़ी पर आक्रमण कर युवराज ने वहां के राजा का वध किया। फिर उनके बेटे ने लगान देने को सहमत हो गया तो उसे राजा बना दिया गया। इसके अलावा जयंता राजा अपने नाम का मोहर नहीं लगा सकता। वो केवल जयंता राज्य के रूप में ही मोहर लगा सकता है। युवराज ने तिम्बरा राज्य के राजा का वध किया, उसके भाई को राजा बना दिया गया और वो सालाना 100 हाथी, 200 घोड़े, 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, 10,000 सोने की मोहरें देने को सहमत हो गया। यही नहीं सेनापति, खैराम दलपति वीर्यवत ने पड़ोसी राज्यों की दुर्दशा देखकर स्वयं ही कुछ के निरंतर शिकार की है। वो वार्षिक 15,000 रुपए, 900 सोने के मोहरे, 50 हाथी और 20 घोड़े देने को तैयार हो चुका है। इसके अलावा महाराज ने अपने नाम पर मुहर लगाने का आदेश किया और मुहर पर सिर्फ एक ही भाला का चित्र उकेरी जाएंगे।
सेनापति, आहोम राजा को देकर शर्त का क्या हुआ? हम राजा ने हमारी सारी शर्तें मान ली है युवराज। उन्होंने दासियों सहित अपनी कन्या को कई अधिकारी पुत्रों के साथ उच्च साम्राज्य भेज चुके हैं। हमने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े और जीते। हमारे सैनिक थके होंगे? बिल्कुल नहीं थके युवराज। आपके पराक्रम से हुए उत्साहित प्रधान सेनापति होने के नाते आप उनका ख्याल रख रहे हैं। उनकी कोई शिकायत नहीं है युवराज। उत्तम। हमने आहोम राज्य जीतकर कछारी राज्य पर आक्रमण किया और कछारी राज्य को भी अपना अधीनस्थ राज्य बना लिया। उन्होंने हमें 84 हाथी भेजे, 70,000 रुपए, 1,000 सोने की मोहरें और 60 हाथी वार्षिक लाभान देने के लिए भी राजी हो गए। जी युवराज, इन राज्यों को जीतने का अर्थ है हम हमारे खजाने को समृद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल। मणिपुर के राजा ने भी बिना लड़े ही हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने भी 20,000 रुपए, 300 सोने की मोहरें और 10 हाथी वार्षिक लगान देने के लिए सहमति जताई है। लेकिन मैंने एक ही राज्य आक्रमण नहीं किया। मैंने सभी राजा को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। जिन्होंने नहीं किया उन्हीं पर आक्रमण किया। बिल्कुल युवराज, हमने सभी पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि दिमोरा राजा को भी युद्ध में हरा चुके हैं। वो तो किसी भी कीमत पर लगान देने के लिए राजी ही नहीं है। उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना ही उचित होगा। ठीक है युवराज, अब हम उन्हें आज्ञा दें। हम जाकर सेना की आवश्यक व्यवस्था देखकर आते हैं। ठीक है, जाओ। युवराज, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? तिमुरवा राज्य में एक झील है जिसे राजा ने सिर्फ पक्षियों के लिए सुरक्षित कर रखा था, जिसके तट पर हमने युद्ध लड़ा था। वहां का पानी खून से लाल हो गया था, जिससे पक्षियों ने वहां का पानी खाने को इंतजार कर रहे हैं। तिमुरवा के राजा ने सिर्फ पक्षियों के लिए झील संरक्षित कर रखा है। और मैं ऐसे राजा को बंदी बनाया हुआ है। ये अनुचित है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेनापति जी, मैं तिमुरवा के राजा को मुक्त कर दूंगा। उन्हें स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य शासन करने दूंगा, पराधीन राजा के रूप में नहीं। सेनापति जाइए, उन्हें आप मेरे पास लेकर आइए। जाइए। जो है क्या युवराज? तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, इस साम्राज्य के एक स्तंभ हो। तुम्हारी वीरता और युद्ध कला के कारण ही लोगों ने तुम्हारा नाम जिलाए रखा है। हमें तुम पर गर्व भी प्राप्त है। हमने आहोम पर विजय प्राप्त की। आहोम ने हमारी अधीनता स्वीकार कर लिया और उनके बेटी को धन संपत्ति के साथ बताया। मुझे तो इस बात की हर्ष होता है कि जमानत के तौर पर उनके अधिकारियों के बेटों को रख छोड़ा। शेष राज्य को भी जीत कर एक विशाल भूखंड का मुझे अधिकारी बना दिया। तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है। यह सब आपका आशीर्वाद है ज्येष्ठ। आपका साहस, प्रोत्साहन, आशीर्वाद के कारण ही मैंने एक के बाद एक युद्ध लड़े और जीते हैं। यह सब आपकी शक्ति का फल है ज्येष्ठ। मैं चाहता हूं तुम गौर पर विजय प्राप्त करो। यदि हम गौर को जीत लेते हैं तो एक विशाल भूखंड का एक सत्र सम्राट बन जाऊंगा। ये मेरा सपना है और इस सपने को सिर्फ तुम ही साकार कर सकते हो। आपका सपना अवश्य पूरा करूंगा ज्येष्ठ। मैं शीघ्र ही गौर पर आक्रमण करूंगा और उनके शासक को बंदी बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। परंतु 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 क्या चला रहा है ज्येष्ठ? हमने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े। हमारे सैनिक थके हुए। अगर ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया तो वे पहले की तरह नहीं लड़ पाएंगे। नहीं चला रहा है। सेना युद्ध नहीं जीतती है,
युद्ध जीतते हो तुम। तुम्हारी बुद्धि और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाता है। जाओ और वर्ग से प्राप्त कर वापस आओ। आपकी शक्ति ही मेरे विश्वास है ज्येष्ठ। अगर आपको लगता है मेरे कारण युद्ध जीता जाता है तो मैं अवश्य जाऊंगा और गौड़ पर विजय प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। महावीर, महापराक्रमी, शूरवीर शिलाराय, ये कैसा पराक्रम है, कैसा शूरवीरता। मैं आज कारागार की अंधेरी कोठरी में बंदी हूं, साधारण कैदी की तरह। सितारे की ये दशा, सोने के लिए पूछ की सैया और भोजन के दाम पर साधारण कैदियों का खाना। ईश्वर, कैसा दुर्भाग्य है ये। मुझे इस दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। बिना मेरे बड़े भाई महाराज नारायण की क्या दशा होगा यदि शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे? कौन रोकेगा? नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ, आज मुझे एहसास हुआ, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में परिस्थिति का ही दास होता है। युद्ध में हार गया तो उन्होंने मुझे बंदी बना दिया। शिलाराय, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है, धिक्कार। महाराज, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। दरअसल हमसे गलती हुई थी।
सैनिक थे महाराज। हमारे बाकी सैनिकों को क्यों नहीं ले गए? इतना कम सैनिक क्यों ले जाया गया? पिछले युद्ध में सारे सैनिक थक चुके थे, नए सैनिक भर्ती का समय नहीं था। आपके आदेश पालन करते हुए हमें कम सैनिकों के साथ युद्ध यात्रा करनी पड़ी। युवराज को किस परिस्थिति में बंदी बनाया गया? जब हमने घोड़ों पर आक्रमण किया तो वे पूरी ताकत से लड़े। उसके बाद सारे सिपाहियों ने आकर हमें घेर लिया। कई सेनापतियों ने उन पर आक्रमण किया। अंत में उनकी तलवार टूट गई। किसी ने उसके मदद करने नहीं गए? हमें सिपाहियों ने घेर रखा था महाराज। वे अकेले बेहद लड़ने लगे, लेकिन सशस्त्र सैनिकों के सामने युवराज टिक नहीं पाए। उन्हें बंधक बनाया गया। सौभाग्य से मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बंदी बना, लेकिन हमें बहुत बड़ा आक्रमण करके उसे गिरा कर होना चाहिए। क्षमा करें युवराज। युवराज को क्षति पहुंचेगा अगर हम इस वक्त गौड़ पर आक्रमण करें तो। मेरी वजह से आज उसकी ये दशा हुई है। मैं कुछ समय और प्रतीक्षा कर लेता, तो उनकी बात को मान लेता तो आज वो बंदी ना बनता। महाराज आप चिंता न करें, कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर निकलेगा। सेनापति, गलती मेरी है। मुझे लगता था मुझसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कोई नहीं है। यही मेरी भूल थी। राजाओं का तो काम ही है राज्य विस्तार करना। युद्ध में हार जीत तो होती रहती है, आप चिंता न करें। ये सेनापति, चिंता की विषय है। संग्राम की अनुपस्थिति में शत्रु देश धीरे धीरे अपना सिर उठा रहे हैं। यदि सनाहुन हमारे पर आक्रमण कर रहे हो सकता है, अन्य राज्य भी तो उनको ही मदद करेंगे। महाराज एक काम करते हैं। ऐसा काम? बंधक बनाए गए अहोम राजकुमार को हम रिहा कर देते हैं। लेकिन हम अगर उन्हें सीधे सीधे रिहा कर देते हैं तो वे हमको कमजोर समझेंगे। हमें कुछ तरकीब लगाकर उन्हें रिहा करा अहोम के साथ मित्रता दिखानी होगी। ठीक है, जाओ, राज्य के रक्षक के लिए अपने पूरे सैनिकों को तैयार करो। जाओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्या सूचना है? गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। क्या गुरुदेव भाई, जाओ, उन्हें आदर से ही ध्यान आया जाए। जो एकदम महाराज। चक्रधरम धरणीधर धारणम परम परमार्थि विद्या शुभम नाशकरम। गुरुदेव, आइए गुरुदेव, आइए, आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। हमारी जिंदगी तो बड़ी उथल-पुथल में बीत रही है गुरुदेव, लेकिन इस समय आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। महाराज, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या बताए? संग्राम शत्रु देश में बंदी, उसका क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। अगर मौत की सजा हुई तो मैं गौर पर आक्रमण कर दूंगा, लेकिन किसके सहारे करूंगा गुरुदेव? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से आज उसकी यह दशा हुई है गुरुदेव, मेरी वजह से। महाराज, मनुष्य के जीवन में संकट आता है। एक राजा के रूप में हमको धैर्य रखना चाहिए। अगर आप अधीर होकर कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसका परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ेगा। हमारा दामाद जीवित है, यही बड़ी बात है। चिंतित मत होइए, समय आने पर वो खुद ब खुद लौट आएगी। आपके शब्दों ने मुझे हिम्मत दी है। मैं धैर्य रखूंगा, मैं इंतजार करूंगा। आपकी श्री मुझसे निकला हो तो सुब्रत जरूर मुक्त हो जाएगा। महाराज, महाराज,
महाराज महाराज क्या हुआ कमल? गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। महाराज अभी अभी गुप्त स्रोत से सूचना मिली है कि हमारे भ्राता संग्राम को मुक्त कर दिया गया है। क्या? हाँ सच है। हाँ लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? तुम मुझे झूठी खबर तो नहीं दे रहे हो? नहीं महाराज, मैं भला आपको झूठी खबर क्यों दूं? और बिना कारण ही नहीं। हाँ एक दिन नवाब की मां को सांप ने काट लिया। हमारे भ्राता संग्राम ने मंत्रों के द्वारा उनकी जान बचा ली। इस बात पर खुश होकर नवाब ने उनको मुक्त कर दी महाराज, मुक्त कर दी। आपने सुना गुरुदेव? यहाँ भी की चमत्कार है गुरुदेव, यहाँ भी की चमत्कार है महाराज। ये सब कुछ तो सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा है। कमल जाओ नगर को दीपों की रोशनी से जगमगा दो। जी महाराज। मेरा भाई वापस आ रहा है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और भी आनंद की बात है महाराज। हाँ नवाब की माँ ने अपनी बेटी की शादी हमारे भाई से करा दी और दहेज में ढेर सारे जिले भेंट किए। जिसका पूरा शासन भार रहेगा हमारे भ्राता संग्राम के हाथ। जाओ हमारे भाई की स्वागत की तैयारी करो। जाओ। जोहार के महाराज। यही समय सही समय। पूरी सेना तैयार करो। और प्रांत को दिल्ली के बादशाह ने एक ओर से आक्रमण किया, अब दूसरी ओर से आक्रमण करेंगे। युवराज उन लोगों ने आपको अपनी बेटी दी, राजमाता ने आपको अपना पुत्र माना। सुनिए सेनापति, राजनीति में ना कोई शत्रु होती है ना कोई मित्र। मैं युद्ध में हार गया तो मुझे बंदी बना दिया गया। अगर मैं नवाब की बात को सांप के काटने से नहीं बचा पाता तो क्या वो मुझे मुक्त कर देता? कभी नहीं। मैं पराजय की गलत नहीं पूछ सकता, मुझे बदला लेना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा सेना इकट्ठा करो। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करेंगे। युवराज आज हर्षोल्लास मनाने का दिन है। राज्य में आज विजय उत्सव मनाया जाए। हमारा भाई चिलाराय गौर प्रांत का आधा भाग जीतकर वापस आ रहा है। राज्य के लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर और क्या हो सकती है? जिस गौर राजा ने उसे बंदी बनाया था, उनका आधा राज्य आज हमारे भाई ने अपने बाहुबल से जीता है। दिल्ली के बादशाह जिसने गौर का आधा अधिकार किया, उन्होंने भी चिलाराय पर आक्रमण करने की साहस जुटा नहीं पाए। हमें अपने भाई पर गर्व है। महापराक्रमी महावीर चिलाराय। महाराज अरे कमल क्या हुआ? आज तो हर्षोल्लास मनाने का दिन है। तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं हमारा भाई चिलाराय गौर का आधा भाग जीतकर वापस आ रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? हमने स्वयं अपने दूतों से सुना है कमल। एक दुखद समाचार है महाराज। दुखद समाचार? क्या दुखद समाचार? अरे अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम बताते ही नहीं। महाराज महाराज हाँ बोलो कमल। हमारे दादा जब युद्ध जीत कर वापस आ रहे थे तो क्या कमल? जो कहना स्पष्ट कहो। तो रास्ते में चेचक रुक के शिकार हो गए हैं महाराज। परंतु महाराज महाराज हमारे दादा की स्थिति अरे स्वयं
बिगड़ती ही जा रही है। आयुर्वेद का कहना है कि वे जीवित राजधानी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। काश महाराज ये सब झूठ होता, परंतु यही सत्य है महाराज, यही सत्य है। ये नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। वो अपरिचय है, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, उसे कुछ नहीं हो सकता। महान वीर का अंत कभी नहीं होता। कोचों की साहस की प्रतिभी महल चिल्ला रहा है, सैनिकों की रगों में दौड़ता हुआ साहस चिल्ला रहा है। इस वीर की संगत पाने की प्रतीक्षा कभी नहीं खत्म होगी। उस वीर का नाम है चिल्ला रहा है, जो अजय है, जो अमर है, वो है चिल्ला रहा है, महापराक्रमी महान।